कंडक्शन हम लोग ने देखा था ना। यस मैम। देखो कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में मॉलिक्यूलर कोलिजन जब आपको थ्योरी बताई थी उसमें यही था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ये हीट इसमें ट्रांसफर करता है, फिर ये एक्चुअली इसमें ट्रांसफर करता है, फिर ये एक्चुअल में इसमें ट्रांसफर करता है। ऐसे करते करते जो आपका हॉट एंड है और जो आपका कोल्ड एंड है, यहाँ से यहाँ आपका हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, रेडिएशन में क्या है आपका, इन रेडिएशन देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, हीट तो ट्रांसफर हो रही है आपकी, देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट, बट इसमें ये याद रखो विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम, मतलब जो सराउंडिंग मीडियम है उसे हीट नहीं करता है, विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग medium. So the transfer of heat from one place to another in a straight line with the speed of light without heating the intervening medium is called radiation. So देखो, for transfer of heat by radiation, molecules are not needed. Molecules are not needed का क्या मतलब हुआ? Medium is not required. जैसे अर्थ भी है, सन से हीट रिसीव करती है, so this heat can pass through empty space. वैक्यूम से ही तो पास करती है सन और जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का उसके बीच में। So that's why यस मैम। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ हीट जो जैसे रेडिएशन, जो सन की रेडिएशन है, उसको मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट इंटरवीनिंग मीडियम, दैट इज नोन एज रेडिएशन। अब इसमें एग्जांपल आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं इसके अंदर, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिटेल आप लोग नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। तो उसमें ये है कि एब्सेंस ऑफ मीडियम में ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे हो जाता है, मतलब बिना मॉलिक्यूल्स के हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो उसका रीजन यही होता है कि हर बॉडी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है अपने टेम्परेचर की वजह से, जैसे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास ये डे 1 से। सो हर ऑब्जेक्ट पोजेस करता है थर्मल एनर्जी अपने टेम्परेचर की वजह से। तो जो रैपिड मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का हॉट बॉडी से, वो वेव्स एमिट करता है। ये जो वेव्स होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। These travel in a straight line with the speed of light. यहाँ जो डेफिनेशन आप देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, these travel with the speed of light, इन्हीं को थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। तो ये अपने अंदर एनर्जी कैरी करती है और फिर लो स्पीड मॉलिक्यूल्स की तरह एनर्जी ट्रांसफर करने में मदद करती है, जिस भी पार्टिकल पे फॉल करती है। उसी वजह से मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हीट ट्रांसफर हो जाती है। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। अच्छा, इसमें ये है कि जो वेव्स होती हैं, हर वेव का अपना वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें जो वेवलेंथ रेंज होती है, द वेवलेंथ रेंज इज 7.8 into 10 to the power -7 मीटर्स से लेकर 4 into 10 to the power -4 मीटर्स, ये होती है वेवलेंथ रेंज, इसमें लाई करना चाहिए। तो थर्मल रेडिएशन कौन कौन सी बॉडी एमिट कर सकती है, उसकी कंडीशन यही है कि बस जिस बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है। सो एवरी बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब जो बॉडी होती है वो एमिट करती है रेडिएशन, एमिट थर्मल रेडिएशन जैसे आप बोलते हो। एमिट थर्मल रेडिएशन। अब देखो, अब इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंस है रेडिएशन। The intensity of radiation is inversely proportional to the square of distance. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम इंटेंसिटी। ऐसे सोच लो ना, सन के जो जितने पास होगा उसको ज्यादा सन की रेडिएशन मिलेगी, या जो जितने दूर है? जो जितने पास होगा उसको ज्यादा पास मिलेगी। है ना, इसीलिए।
कि जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतनी ही इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे अगर मान लो सन है, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी 1 है, इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटेंसिटी 2 है, ये पॉइंट है, यहाँ पे इंटेंसिटी 3 है। तो I1 I2 I3 इसमें कंपैरिजन करो, सबसे ज्यादा कौन सा होना चाहिए? I1 शुड बी ग्रेटर देन I1 I2, ज्यादा हो। I1 ज्यादा होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा ना, I1 शुड बी ग्रेटर देन I2 शुड बी ग्रेटर देन I3। क्यों? इसका यही रीजन है, बिकॉज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ आया ये? यस। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। मैम हमारी बॉडी भी थर्मल रेडिएशन एमिट करती है बिकॉज हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। हमारी बॉडी क्या? हमारी बॉडी भी लाइक थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। नहीं नहीं, थर्मल रेडिएशन क्यों नहीं करेगी? रेडिएशन, रेडिएशन बोल रहे हो ना? यस मैम। देखो वो टेम्परेचर ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हो रहा है, जैसे कि वही चीज बताई थी, इंटेंसिटी है ना, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब वो इंटेंसिटी पे सारा डिपेंड करता है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो उतना ज्यादा इंटेंसिटी होती है, तो उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाता है रेडिएशन का। मेनली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिडर करते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इसमें सिर्फ इंफ्रारेड वेव्स नहीं आती, इसमें बहुत सारी वेव्स आती हैं। गामा वेव्स होती हैं, एक्सरेज होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, तो वो सारी रेडिएशन एमिट करती हैं। ओके मैम।
मैम ना नाउ सी, जब भी कोई सरफेस है आपका, उस पर अगर थर्मल एनर्जी या थर्मल रेडिएशन फॉल होती है, तो उसमें 3 फिनोमेना एग्जिबिट हो सकते हैं। सपोज आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, इसमें लेट्स से क्यू अमाउंट की थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट है बॉडी पे। जो क्यू लिया है मैंने, दिस इज द थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। अब ये टोटल एनर्जी जो सरफेस पे फॉल करी, एक एग्जांपल की तरह मैं देती हूँ। तो देखो, अब 3 फिनोमेना हो सकते हैं इसमें। एक तो ये हो सकता है कि जो थर्मल एनर्जी आ रही है उसका कुछ पार्ट ये सरफेस अपने थ्रू ट्रांसमिट करवा दे, मतलब अलाउ कर दे अपने से पास होना, ट्रांसमिट करवा दे। सो लेट्स से दैट इज टी, ट्रांसमिटेड है, इतना अमाउंट ट्रांसमिटेड है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ अमाउंट खुद एब्जॉर्ब कर ले ये बॉडी, जो भी ये सरफेस है, लेट्स से ए अमाउंट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। टी पार्ट ट्रांसमिट किया है, ए पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया है, किसमें से, क्यू में से। इसके अलावा वन मोर थिंग कैन हैपन, एब्जॉर्ब करने के अलावा, ट्रांसमिट करने के अलावा, ये जो बॉडी है ये कुछ पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है। सो रिफ्लेक्टेड जितनी है उसे हम लोग आर मान लेते हैं। जो 3 फिनोमेना हुए, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ एक, जब भी थर्मल रेडिएशन किसी भी सरफेस पे फॉल करती है, 3 फिनोमेना होते हैं। एक तो हो सकता है रिफ्लेक्शन, मतलब कि जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हुई थी सरफेस पे, उतना पोर्शन, उसमें से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब हुआ है कुछ पोर्शन इस सरफेस से, और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा। तो आप लोग बता सकते हो, अगर मैं रिफ्लेक्टेड पोर्शन प्लस एब्जॉर्ब्ड पोर्शन प्लस जो ट्रांसमिट हुआ है पोर्शन, ये तीनों एनर्जीज को कंबाइन करूं तो मुझे कौन सी एनर्जी मिलनी चाहिए? ये पूरी एनर्जी एमिटेड थी, इंसिडेंट थी सरफेस पे, उसमें से कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो गया, कुछ पोर्शन एनर्जी का एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है, क्यू ट्रांसमिट हुआ है, क्या? क्यू जो थर्मल क्यू क्यू एनर्जी एग्जैक्टली, इंसिडेंट थी। हाँ, जितनी एनर्जी इंसिडेंट है वही मिल जाएगी ना वापस। इसी को तो ब्रेक यस करके हम लोग ने लिखा है, राइट? So the total energy reflected, absorbed and transmitted is actually the thermal energy incident on the surface. So this will be equal to Q. तो अगर मैं सारे टर्म को Q से डिवाइड कर दूं, means R divided by Q, A divided by Q plus T divided by Q, और इधर भी हो जाएगा Q divided by Q। तो सी क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 1। सो योर आर प्लस क्यू जो होता है उसे लेट्स से स्मॉल आर में कह रही हूँ, आर प्लस क्यू को। और जो ए बाई क्यू है, ए बाई क्यू का क्या मतलब हुआ, एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी, लेट्स से स्मॉल ए, प्लस कैपिटल टी बाय कैपिटल क्यू, इसका मतलब हुआ ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय द टोटल एनर्जी, लेट्स से स्मॉल टी है, इज इक्वल टू, ये तो 1 बचेगा। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1। एक ये रिलेशन याद रखना है आपको। तो आर ए टी एक बार डिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या था। देखो आर क्या है, स्मॉल आर इज रिफ्लेक्टेंस, तो ये वो नहीं है थर्मल रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हुई है, दिस आर इज कैपिटल आर डिवाइडेड बाई क्यू। कैपिटल आर डिवाइडेड बाई क्यू का मतलब है थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस,
रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस। तो जितना थर्मल रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ है वो हम लोग ने आर वही तो माना था, डिवाइडेड बाय क्यू क्या लिया था हम लोग ने, जो जितना इंसिडेंट था। सो द थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो ये आ गया पहला टर्म रिफ्लेक्टेंस। उसी तरह से आ जाएगा दूसरा टर्म ए इज एब्जॉर्प्टेंस। A is absorptance. So small a is equal to capital A divided by Q. So this is thermal radiation जो सरफेस ने एब्जॉर्ब किया है। So absorbed by the surface. Again Q. Q तो वही है thermal radiation incident on the surface, जो स्टार्टिंग में आएगी रेडिएशन। अब देखो लास्ट टर्म है जो हमारा स्मॉल टी हम लोग ने, दैट इज ट्रांसमिटेंस। This is transmittance. So small t is capital T divided by Q. Capital T is the thermal radiation transmitted by the surface. Transmitted by the surface. Again, capital Q की तो definition change नहीं हुई है. Capital Q is still the thermal radiation incident on the surface. ये समझ आया? Yes. अच्छा एक बात बताओ, अगर इस जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपके सामने, अगर सरफेस ने कोई रेडिएशन ट्रांसमिट ही नहीं किया तब आपका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? सरफेस ने कोई रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं किया। हाँ, ट्रांसमिट नहीं किया है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, थर्मल रेडिएशन फॉल करिए कुछ क्यू, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यही रहेगा या कुछ चेंज आएगा इसमें? चेंज हो जाएगा। देखो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, जो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं थर्ड पार्ट, थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। अगर वो ट्रांसमिट नहीं कर रही है तो सिर्फ ये पार्ट हट जाएगा। इट मींस इफ T इज इक्वल टू 0, लिख देती हूँ मैं, इफ T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि द सरफेस is not transmitting any radiation, then R plus A would be only equal to 1, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अगर कोई बॉडी पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ ये वाला टर्म रहता है, ना रिफ्लेक्ट करती है ना कुछ इसमें से ट्रांसमिट करती है, सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को आप बोलते हो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, दैट इज नोन एज योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो एक बार यहाँ से लिख लो, ये तो लिख लिया था ना, यहाँ से लिख लो।
मैम ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर बॉडी ने कोई लाइट अब्सॉर्ब ही ना करी हो तो। हाँ, फिर आपके देखिए सारा चेंज आपका सिर्फ इस इक्वेशन में आएगा। ये तो हमने वो केस लिया ना जिसमें तीनों फिनोमेना एग्जिबिट हो रहे हैं। अगर एब्जॉर्ब ही ना किया हो तो ट्रांसमिट कर देगा सारा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, तो आपका ये चला जाएगा, ए नहीं होगा। ओके।
लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am, done. सो अभी हम लोग ने क्या देखा, एवरी ऑब्जेक्ट एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन रेडिएशन एमिट करता है। उन रेडिएशन को आप बोलते हो थर्मल रेडिएशन, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ किसी सर्टेन रेंज में होती है, वो रेंज में। तो कितना थर्मल रेडिएशन एमिट होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और जो भी नेचर है सरफेस का। अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज बची हैं आपकी, उनको देख लो। पहला आता है आपका मोनोक्रोमैटिक, एमिसिव पावर। देखो मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर वो रेडिएशन एनर्जी होती है जो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया किसी भी सरफेस पे फॉल कर रही होती है। सो इफ आई राइट डाउन इट इन वर्ड्स, हो जाएगा द रेडिएंट एनर्जी। अच्छा, इसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं ई, और इसके सब्सक्रिप्ट में एक लैम्डा देता है। तो रेडिएशन एनर्जी ऑफ दैट वेवलेंथ, इसीलिए ये लैम्डा है, ऑफ दैट वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, या फिर एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड per unit area of its surface, per unit area of its surface। और इसी को इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ई और इधर एक लैम्डा, क्योंकि वो वेवलेंथ इंटरवल बताता है लैम्डा के लिए, इसीलिए। फिर एक टर्म आता है आपका एमिसिव पावर। एक टर्म आता है आपका एमिसिव पावर। सो एमिसिव पावर होता है जो टोटल वेवलेंथ रेडिएशन की पास कर रही होती है इसमें। मतलब अगर ये, तो ये आपको उस सर्टेन वेवलेंथ के बारे में है, जो लैम्डा होगा, जिस वेवलेंथ के बारे में होगा वही आपका रेडिएंट एनर्जी रिलीज होगा, तभी तो इसको ई लैम्डा से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही होगी, रेडिएंट एनर्जी, उसको आप एमिसिव पावर बोलते हो। सो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द टोटल एनर्जी। इसमें सारी वेवलेंथ्स आ जाएंगी, ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। इसमें क्या था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात थी, रेडिएंट रेडिएंट एनर्जी ऑफ दैट वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जब एनर्जी रिलीज होती है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये है सारी वेवलेंथ। टोटल एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स रेडिएटेड, फिर वही रेडिएटेड, बाकी सारी चीजें सेम है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स सरफेस ऑफ द बॉडी, जो भी आप लोग। और क्योंकि ये होता है कि वेवलेंथ जो एमिट करते हैं जीरो से लेके इंफिनिटी तक करते हैं, तो इसीलिए एमिसिव पावर को अगर आप इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस वुड बी ई लैम्डा का पूरा इंटीग्रल, मतलब टोटल वेवलेंथ आप अकोमोडेट करें उसमें, सो डी लैम्डा हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ये इसका ऐसे फॉर्मूला होता है। अगर आप ऐसा यूनिट चाहो तो इसकी हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जूल्स, क्योंकि एनर्जी जूल्स हो गई, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मींस पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये इसकी अगर एसआई यूनिट चाहो तो लिख लेना, एसआई यूनिट। अच्छा, एमिसिव पावर के बाद एक टर्म है आपकी
इसे बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी रेशियो होती, अच्छा अभी आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बताया था मैंने। परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होती है जिसमें सारी की सारी रेडिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, जो भी रेडिएशन उस पर फॉल करी है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो एमिसिविटी होता है रेशियो ऑफ एमिसिव पावर। एक तो ये रेशियो ऑफ एमिसिव पावर किससे, ऑफ द, कोई भी बॉडी है ये, कोई एक बॉडी है, ऑफ द बॉडी टू द एमिसिव पावर, यही वाला टर्म सिर्फ किसके लिए, अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, टू द एमिसिव पावर of a perfectly black body। perfectly black body वही बॉडी होती है absorbs all radiations completely। कुछ ट्रांसमिट नहीं होने देती है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, सारी की सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, उस बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अगर कोई बॉडी है वो एमिसिव पावर मतलब वो रेडिएंट एनर्जी रिलीज करेगी, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी है वो रिलीज करेगी, इनका जो रेशियो होगा उसे आप बोलते हो एमिसिविटी। ठीक है, तो ये दो तीन टर्म्स हैं, इसको एक बार लिख लो, फिर कुछ लॉज देखते हैं। मैम मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर और एमिसिव पावर में डिफरेंस क्या हुआ फिर? मोनोक्रोमैटिक एमिसिव, मोनो मतलब ही देख लो क्या होता है, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, ठीक है, वन, वन के बारे में बात हो रही है। तो ये एक पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ होगी, ठीक है, कोई वैल्यू है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। अब ये वेवलेंथ पे जो रेडिएशन एमिट हो रही है, जो भी आपकी रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है, दैट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब आप ऐसे लिख लो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम, ऐसे इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो आपकी थर्मल रेडिएशन रिलीज हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे आप बोलते हो मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर। और ये जो एमिसिव पावर है, ये है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात नहीं करिए, सारी वेवलेंथ्स पे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट एरिया पर टाइम पर सेकेंड, ये जो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया का मतलब यही है, फॉर्मूला इस तरह से लिखोगे। तो तभी हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। और जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ की जो एमिटेड रेंज होती है वो 0 से इंफिनिटी होती है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन में जो पावर आपने लिमिट्स डाली है दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो एमिसिव पावर सारी की सारी एनर्जी है जो वेवलेंथ रेडिएट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात है, दैट वेवलेंथ एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स सरफेस। क्लियर हुआ? यस मैम।
इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे एप्सिलॉन से होता है, ऐसे ई एमिसिविटी का। तो अगर आपका ई है ये emissive power of a body, and if I say capital E is the emissive power of a perfectly black body, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे perfectly black body के लिए clearly ये एप्सिलॉन जी आपका होता है, emissivity 1 होता है ये perfectly black body के लिए। ये तो अभी आगे आएगा emissivity। मैम डन। ऑल ऑफ यू, लाइशा सभी आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो इसी पे आता है आपका स्टीफेंस लॉ। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो हम लोग ने देख लिया है। अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन व्हिच एब्सॉर्ब्स कंप्लीटली ऑल रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। emissive power भी हमने देख लिया। emissive power of a body at a particular temperature is the total energy of all wavelengths radiated per second per unit area of the time. emissivity, emissive power, इसके बाद आपका ये आता है स्टीफेंस लॉ। देखो स्टीफेंस लॉ क्या कहते हैं, जो पावर होती है, ठीक है, पावर जो भी एक बॉडी की होती है, that depends on the surface area of the body as well as it depends on the fourth power of the temperature. तो स्टीफेंस लॉ का जो फॉर्मूला होता है, देखो कोई भी रेट होता है जिस बॉडी पे एनर्जी एमिट होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। स्ट्रांगली कैसे, तुम खुद देख लो, टी टू द पावर 4 है, 4 की पावर है। तो अगर कोई बॉडी नॉर्मल वैल्यू भी है 16 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर वो 4 टाइम्स 2 टाइम्स भी हो रहा है, मतलब डबल भी हो रहा है, तो भी वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इतना, इसलिए इतना ज्यादा कोई भी रेडिएशन एमिट होती है तो टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है। तो जो स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंगली पावर मतलब क्या होता है, पावर होता है बेसिकली रेडिएट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। पावर का यही मतलब है, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। तो जो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी और फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो जो फॉर्मूला होता है स्टीफेंस लॉ का, दैट इज P इज इक्वल टू, अब देखो ये आ गया आपका E क्या था, एमिसिविटी, अभी पढ़ा था ना हमने, कांस्टेंट है, एमिसिविटी आता है। एक और कांस्टेंट आता है इसमें, इसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, इसे आप बोलते हो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देन आपका एरिया है ही, एंड T टू द पावर 4। तो अब एक एक टर्म का मतलब देखो क्या है। ये तो लिख दिया आपका रेडिएंट एनर्जी पर सेकेंड, दिस इज योर पावर। E इज एमिसिविटी, एमिसिविटी, और ये भी याद रखना नॉर्मली जो एमिसिविटी की वैल्यू 0-1 के बीच में लाई करती है, और ऐसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एमिसिविटी है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में परफेक्टली ब्लैक बॉडी मेंशन है तो ये हटा दो ये टर्म, अदरवाइज आपको मेंशन रहेगी एमिसिविटी हर बॉडी की कितनी। देन ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको लर्न करनी है, दिस इज 5.67 into 10 to the power -8। यूनिट भी लिखी लो इसकी, ये हो जाएगी वॉट, एरिया की वजह से पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर का फोर्थ पावर है तो पर केल्विन स्क्वायर। ये आपका स्टीफेंस कांस्टेंट है। ए तो है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, जो भी एरिया है। कैपिटल टी इसका नॉर्मल एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बॉडी का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक बार ये स्टीफेंस लॉ लिख लो, इस पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं।
ये ऊपर वाला पोर्शन लिख लोगे तो एक क्वेश्चन देखो ट्राई करने से, और जिसका आंसर आता है चैट बॉक्स में सेंड कर दो, इसी फॉर्मूले पे भेज रहे। जब बॉडी के बारे में कुछ मेंशन ना हो तो फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी अज्यूम करना, मतलब कि एमिसिविटी की वैल्यू 1 लेना। अगर एमिसिविटी की वैल्यू कुछ और होगी, कोई और बॉडी होगी, तो मेंशन कर देगा क्वेश्चन में। यस सभी, हाँ करेक्ट आंसर है, यही आंसर। आप दोनों भी ट्राई कीजिए। आयुषी, लाइशा, आप भी भेजिए। यस करेक्ट आयुषी, आपका भी सही है। 1800 वॉट आएगा इसमें। देखिए यही फॉर्मूला जो अभी हम लोग ने किया था उसी पे तो बेस्ड है। P इज इक्वल टू, अच्छा एफ साइलेंट अभी आपको बताता है एमिसिविटी के बारे में, परफेक्टली ब्लैक बॉडी अज्यूम करो, तो अगर ये 1 हो गया तो क्या बचेगा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। देखो पहला पावर जो आपके पास गिवन है दैट इज 450 वॉट, तो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय, दूसरा पावर आपको निकालना है पी रहने दो से, डिवाइडेड बाय सिग्मा, एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो देखो रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और टेम्परेचर आपके पास 500 केल्विन है, दिस वुड बी 500 टू द पावर 4। ये तो आ गया पहले वाली बॉडी का, जिसके बारे में स्फेरिकल बॉडी, जिसके बारे में डेटा मेंशन है। अब देखो, अब अगर रेडियस को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो क्या होगा, सिग्मा तो वही रहेगा, कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी तो वही एक फिक्स्ड वैल्यू है 5.67 वाली, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 4 पाई r स्क्वायर, अब देखो अगर रेडियस हाफ हो गया है तो यानी 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर।
टेम्परेचर डबल हो गया, सिंपली 500 का डबल हो जाएगा, ये डबल हो गया, so this would be 1000 to the power 4। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा चला जाएगा, इससे जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द फाइनल पावर एज 1800 वॉट। तो लाइशा ये क्लियर हुआ आपका? Yes, ma'am. ठीक है, इसको लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करो इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, इसमें भी ना ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी वही अज्यूम करना, जो कॉफी है वो भी आपकी ब्लैक बॉडी, कप ऑफ कॉफी के बारे में जो लिखा है दैट इज आल्सो ब्लैक बॉडी। अभी ट्राई करना, E1 और E2 का बेसिकली आपको रेशियो चाहिए। बस जो टाइम टेम्परेचर आप लोगे ना, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ले लेना तो आंसर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है, यही फॉर्मूले पे आपका होगा पावर जो आप निकालोगे, बस डिफरेंस लेना है। दो दो टेम्परेचर गिवन है ना हर एक केस के लिए। अब रेशियो लेना, वही रेशियो आपसे पूछा है, हाउ मच फास्ट होगा, ये मतलब है कितना टाइम्स बढ़ जाएगा।
देखो ये कैसे होगा, हाउ मच फास्टर डज अ कप ऑफ कॉफी कूल ऑफ बाय 1 डिग्री फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस से पहले क्या हुआ, फिर 30 डिग्री सेल्सियस इन अ रूम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है टेम्परेचर क्या है, रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो पहले टेम्परेचर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, देन क्या हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं P1 लिख दूं पहला पावर को, और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो देखो T⁴ जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको उसकी जगह डेल्टा T कर दो, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फिर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, 100 है, तो 100⁴ माइनस 20⁴ ये हो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस, आपका टू द पावर 4 आएगा। So P1 is equal to Stephen Boltzmann constant 100⁴ minus 20⁴। इसी तरह से P2 ये हो जाएगा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है फाइनल अब आपका 30⁴ माइनस 20⁴। तो ये तो दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इससे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब रेशियो ले लोगे E1 मतलब ये P1 डिवाइडेड बाय P2 का, तो हो जाएगा सिग्मा 100⁴ माइनस 20⁴ divided by sigma 30⁴ minus 20⁴। क्लास के बाद एक बार इसको सॉल्व करना, आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 11.32 के करीब आएगा। ये भी लिख लो एक बार, सोल्यूशन लिख लो इसका।
written? Yes, ma'am. Fine. So this brings us to the end of the thermal properties of matter. इसका जो next topic है आपका, next chapter जो है heat thermal physics का, that is thermodynamics. देखो thermodynamics कौन सी branch of physics है? It's the branch of physics which deals with the relationship between heat and work. That branch of physics, it is known as thermodynamics. Basically, the study of heat and its transformation to mechanical energy. मतलब एग्जाम्पल ऐसे ले लो, हाँ, अगर आप अपने हैंड्स रब करते हो वार्म हो जाता है, वो इसलिए होता है जो मैकेनिकल एनर्जी, जो आपका वर्क डन है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मींस हीट में कन्वर्ट हो रहा है. So the study of heat and its transformation to mechanical energy is called thermodynamics. जो term है thermodynamics, उसका मतलब ही है movement of heat. तो इसमें आपके सारे molecular theory of matter वगैरह accepted आता है इसमें, और macroscopic properties जैसे हो गई आपकी pressure, temperature, volume, heat flow, ये सारे इसके अंदर consider होते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे. Laws वगैरह भी आएंगे first of thermodynamics ऐसे करके. So thermodynamics क्या है? Thermodynamics deals with the conversion of heat into mechanical work. It is easy to produce heat by doing mechanical work. इसीलिए ठीक है, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को आप बोलते हो थर्मोडायनामिक्स. कन्वर्जन जो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी टू हीट. तो इसमें दो टर्म्स पहले आते हैं आपके. एक टर्म आता है आपका सिस्टम और एक टर्म आता है सराउंडिंग. देखो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिकल कंसिडरेशन. मतलब एग्जांपल ले लो, अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, अगर एक ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है, एक ग्लास है इसमें वाटर है, अ ग्लास ऑफ वाटर की बात हो रही है, तो इसमें जो जो प्रोसेस हो रहे होंगे, जो जो फिनोमेना हो रहा होगा, इसमें वॉल्यूम जैसे क्वांटिटी कंसिडर करेंगे हम लोग, इसमें हीट कंसिडर करेंगे, जो जो फिनोमेना कंसिडर करेंगे, तो ये जो ग्लास ऑफ वाटर हो गया ये आपका सिस्टम है. और इसको छोड़ के जो बचा यूनिवर्स में वो आपका आ जाएगा सराउंडिंग. ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी बात करोगे एक सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर जो जो थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन मतलब वही आ गया आपका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर. अगर आप इस ग्लास ऑफ वाटर की बात करें, तो इसके अलावा जो यूनिवर्स में बचा, जिसका आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है इस पे, दैट इज नोन एज योर सराउंडिंग. और ये सिस्टम जो है जिसके बारे में आप, जो जिस पार्ट के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आप सारे क्वांटिटीज डिस्कस करें, थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स सारे डिस्कस करें, दैट इज योर सिस्टम. सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिकल कंसिडरेशन. अच्छा, सिस्टम भी एक तरह का नहीं होता, सिस्टम भी तीन तरह के होते हैं. अगर सिस्टम की हम लोग बात करें, सिस्टम भी सिर्फ सिंगल नहीं होता, तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं. एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है इंसुलेटेड सिस्टम. देखो ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, जहां पर आपका मैटर और एनर्जी जो हीट है वो एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग से. ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग समझ आ गया ना. ये सिस्टम है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका यूनिवर्स बनाता है. सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका पूरा यूनिवर्स बनाता है. तो जब आप जिसको कंसिडर कर रहे हो जिस पार्ट को थर्मोडायनामिक्स में, तो वो आपका सिस्टम हो गया, बाकी जो बचा वो आपका सराउंडिंग हो गया. तो अगर आपका कोई सिस्टम मैटर या हीट एक्सचेंज कर पा रहा है सराउंडिंग से, तो तब जो आपका सिस्टम है दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम. यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज ये हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ मैटर और हीट. किसके साथ ये सिस्टम किसके साथ एक्सचेंज करेगा,
जो बचा आपका, क्या बचा है? सराउंडिंग हीट विथ द सराउंडिंग। तो अगर आपका सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो आपका ये जो सिस्टम है जिसमें आप थर्मोडायनामिकल कंसिडरेशन ये सारे पैरामीटर स्टडी करें, वो आपका ओपन टाइप का हो जाएगा। अगर हीट नहीं एक्सचेंज हो पा रही, लेकिन आपका ये मैटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा मगर आपकी हीट एक्सचेंज हो पा रही, तब आप बोलोगे सिस्टम आपका क्लोज्ड है। मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज हो रहा है मैटर का नहीं, मतलब मटेरियल मॉलिक्यूल्स, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको हो रहा है एक्सचेंज ऑफ हीट ओनली, exchange of heat only. This is known as a closed system. ये हो जाएगा आपका closed system. Insulated system हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता। Insulated का मतलब हो गया, यहाँ पे क्या है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट हो रहा है। इंसुलेटेड सिस्टम में ना ही आपका मैटर एक्सचेंज हो पाएगा ना ही हीट एक्सचेंज हो पाएगा। सो इट्स neither exchange of matter nor heat, कुछ भी नहीं एक्सचेंज हो पाएगा, वो आपका थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम होता है। इसको एक और चीज आप बोलते हो एडियाबेटिक सिस्टम भी बोलते हो। एडियाबेटिक तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंसुलेटेड सिस्टम को आप लोग एडियाबेटिक भी बोलते हो। सो सिस्टम आपका तीन तरह का हो गया, ओपन, क्लोज एंड इंसुलेटेड। मैटर हीट दोनों एक्सचेंज हो रहा हो तो ओपन, ओनली हीट एक्सचेंज है तो क्लोज, और कुछ भी नहीं एक्सचेंज हो पा रहा है तो हो गया आपका इंसुलेटेड। ये क्लियर हुआ सिस्टम और सराउंडिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशंस आप लिख लीजिए।
Ma'am, done. डन? Ma'am, समझ done. आया ये Yes, ma'am. Yes, सिस्टम क्या ma'am. होता है, सराउंडिंग क्या होता है? देखो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कुछ होते हैं। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स वही जिनकी हम बात कर रहे थे, थर्मोडायनामिकल कंसिडरेशंस जो हम ले रहे थे। जैसे इसका मतलब है जो जो क्वांटिटीज एक सिस्टम को डिफाइन करती है और उसको स्टडी करने में हेल्प करती है। लाइक अगर आप प्रेशर की बात करो, प्रेशर से आप डिफाइन कर सकते हो किसी सिस्टम को, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर, या कुछ आप ऐसे डिफाइन कर लेते हो सम मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, किसी भी यूनिट में, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी में। सो प्रेशर जैसी क्वांटिटीज ये डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। देन यू हैव क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर। इस पे अभी हम लोग ने पूरा एक चैप्टर किया है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर से हम लोग ने देखा था ना कैसे कैसे एक सिस्टम को डिफाइन किया था, कितने टेम्परेचर से। हीट, हीट का कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था। हीट किस पैरामीटर से आई थी, याद है कुछ? इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी वो उसको डिफाइन करेगी। फिर बेसिक ये भी हो गया वॉल्यूम, उसका जो पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल। तो ये सारे पैरामीटर्स मिलके एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं, एंड दीज आर द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। इसमें यह है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस भी आते हैं, बट हम लोग प्रोसेस वन बाय वन करके डील कर लेंगे। आइसोथर्मल होता है, आइसोबारिक होता है, आइसोकोरिक होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। पहले देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। इन थर्मल, ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है और एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे कनेक्टेड है, उसे आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे अगर मैं 3 पैरामीटर्स ले लूं, लेट्स से मैंने ले लिया प्रेशर ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया वॉल्यूम, मैंने ले लिया टेम्परेचर। तो एक आपका एग्जाम्पल है, आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये तो नाम सुना होगा सबने, ये इक्वेशन अवेयर हो Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको कंसिडर किया है, इसका रिलेशन बताया है किसमें, ये जो इक्वेशन थी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। उसी तरह से एडियाबेटिक इक्वेशन में आप देखते हो, एक देखोगे आगे जाके पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को कनेक्ट किया। तो जो पैरामीटर्स को कनेक्ट करे वो जो इक्वेशन बनती है, ये जो रिलेशन बता रही है, डिपेंडेंसी बता रही है आपस में, दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये समझ आया क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट? ठीक है, एक बार इस इन दोनों लाइंस को भी लिख लो, दो डेफिनेशन है, इसको भी लिख लो। Ma'am, done. दोनों ने लिख लिया, सभी आपने लिखा? No, ma'am. ठीक है, लिख लो।
Ma'am, done.